आप सरायरंजन के विधायक नहीं हैं, आप बस 2-4 लोगों के ही विधायक हैं। भ्रष्टाचार का उन्होंने एक चिट्ठा दिया है मुझे, जो मैं नरघोगी के मैदान में खोलूंगा। कहां आपसे लोग रूबरू होने के लिए जाएंगे, कहां आपसे मिलने के लिए जाएंगे? पटना मिलने के लिए जाएंगे? मैं एक सामान्य आदमी हूँ, लोग मुझे पकड़ कर रोने लगते हैं, लोग इंतजार करते रहते हैं कि वो अपनी समस्या हमसे साझा करें। कि आपने जो ये पास किया है यहाँ के लोगों के बिना सहमति के, आपको पास करने से पहले यहाँ के लोगों से मिलना चाहिए था। अगर सरकार इसको फिर से पुनर्समीक्षा नहीं करती है तो सरायरंजन बचाओ यात्रा के बाद हम आंदोलन करेंगे। 15 साल में आपने सरायरंजन का क्या विकास किया और 43-45 साल में आपने विद्यापति का विकास किया? और अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि माननीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ यह कहना कि भाई नदियां सूख गई हैं, उसका गाद निकाला जाएगा, इससे भौरा मजाक सरायरंजन के लोगों के साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। बात की जांच होनी चाहिए कि माननीय के इर्द गिर्द के लोगों को क्यों मिल रहा है। और मैंने कभी नहीं कहा है कि माननीय मंत्री चोर हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि माननीय मंत्री भ्रष्टाचारी हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि माननीय मंत्री भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। इतना उसमें ताकत नहीं है उसके फट्टी में कि मीटर के वजन को संभाल सके। पिलर में लगा दिया गया है और ये बिल जो ग्रामीण क्षेत्र है उससे 2 रुपया पर यूनिट ज्यादा होता है। देखिए, सरायरंजन समस्याओं को के ढेर पे बैठा हुआ है। जब आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली के बाईपास पर दिल्ली के बाईपास पर जितने कूड़े दिल्ली का कूड़ा होता है उसका ढेर लगा होता है, कूड़े का पहाड़। सरायरंजन उसी तरह समस्याओं के पहाड़ पर खड़ा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज जहां हम खास करके म्यारी पंचायत, पानी की स्थिति तो अमूमन हर एक पंचायत में खराब है, लेकिन म्यारी पंचायत में जो पानी की स्थिति है आप सोच नहीं पाएंगे कि वो बिहार की स्थिति है। मैं तो नहीं सोच पा रहा था। मतलब ये वीडियो है, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक महिला है जो पानी की व्यवस्था कर रही है अपने घर के लिए। ये इसी पानी से वो मवेशी का पालन करेगी और इसी पानी से वो बच्चों का नहलाना, स्कूल भेजना, खाना बनाना, सब कुछ इसी पानी से करेगी। स्थिति ये है कि वाटर का लेवल बिल्कुल नीचे जा चुका है। करीब 350 फीट पर अभी पानी का लेवल है। जो कुछ लोग हैं जिन्होंने सबमर्सिबल करवाया हुआ वो वाटर लेवल 350 है। आप सोच सकते हैं ये किस तरीके का विकास है। सवाल यह उठता है कि अगर यहाँ नल जल की व्यवस्था कर भी दी जाए, वाटर लेवल जो इतना डाउन हो गया है उसका क्या सोल्यूशन होगा सर? आप और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सरायरंजन की 4 नदियां सूख गई हैं जिसकी वजह से वाटर लेवल लगातार नीचे चला जा रहा है। आखिर इसका समाधान क्या होगा? आने वाली पीढ़ी किस पानी पर जीवन यापन करेगा? इसका उत्तर कौन देगा? सिर्फ यह कहना कि भाई नदियां सूख गई हैं, उसका गाद निकाला जाएगा, इससे भौरा मजाक सरायरंजन के लोगों के साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तो मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई हैं वीडियो, इसके अलावा बहुत ऐसा जगह है जहाँ पानी अभी पहुंचा ही नहीं है। और सिर्फ म्यारी की बात नहीं है, मेरे ग्राम पंचायत बरहोना में भी ये स्थिति है और अमूमन सभी जगह स्थिति है जिससे म्यारी की स्थिति बहुत ही भयावह और खराब है। ये मैंने पानी के संदर्भ में बताया। झखड़ा जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, जो नगर पंचायत में आता है, यहाँ की भी स्थिति इसी तरह की है। कई वार्ड में जो अनुसूचित जाति का वार्ड है वहाँ की स्थिति ऐसे ही है जो आपने समस्या के बारे में बात किया। इसके अलावा झखड़ा में 2014 में माफ कीजिएगा 2016 में कुछ भूमि अधिग्रहण सड़क के नाम पर किया गया था। सड़क का निर्माण हो गया, लेकिन जो किसान अभी तक भूमि दिए थे उनको पैसा मुआवजा नहीं मिला है। ये किस तरह का मजाक है? आखिर क्यों उनसे भूमि अधिग्रहण किया गया अगर मुआवजा नहीं देना था? और जब मुआवजा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया गया? क्या मुआवजा लेकर उसका बंदर बांट कर दिया गया या क्यों नहीं मुआवजा अभी तक दिया गया है? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। और वो भूमि अधिग्रहण माननीय मंत्री के हस्तक्षेप पर हुआ था, तो सवाल उठता है कि अगर उनके हस्तक्षेप पर हुआ तो अभी तक उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया था? ये महत्वपूर्ण सवाल है। एक और ज्वलंत मुद्दा है जो मैं आप साथियों के साथ साझा करना चाहूंगा कि झखड़ा के बीचों बीच, झखड़ा के हृदय को चीरकर एक सड़क पास कराया गया है और संभवतः वह NHAI द्वारा पास कराया गया सड़क है। और झखड़ा का रकबा करीब 1100 एकड़ है। पूरे झखड़ा ग्राम पंचायत का जो जमीन का रकबा है 1100 एकड़ है और उसके बीचों बीच सड़क बनाने की योजना पास की गई है। हम विकास के किसी योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानवीय मूल्यों को देखते हुए इस तरह की योजना को पास किया जाना चाहिए।
और हमेशा इसको देखना चाहिए कि इसका अल्टरनेट क्या है, क्या इसका दूसरा रास्ता है जिससे कम से कम लोगों को डिस्टर्ब किया जाए। और स्थिति बहुत भयावह है। जितने लोगों से हम मिले हैं सभी इस बात का विरोध कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूं कि आपने जो ये पास किया है यहाँ के लोगों के बिना सहमति के, आपको पास करने से पहले यहाँ के लोगों से मिलना चाहिए था, उनसे सहमति लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने अभी तक नहीं लिया है। तो इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। हम अपनी ये यात्रा जो है 2 से 3 दिन या 4 दिन में मेरी यात्रा समाप्त होगी और इसके बाद हम डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, जरूरत होगी तो हम NHAI कार्यालय का घेराव करेंगे। बिना आप रैयत के सहमति के या जानकारी के, निश्चित तौर पे भूमि अधिग्रहण में सहमति की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम यहाँ के लोगों से बातचीत करके इसके अल्टरनेट रास्ते पर जाना चाहिए जिसमें से कम किसानों को परेशानी होगी। अगर सरकार इसको फिर से पुनर्समीक्षा नहीं करती है तो सारंजन बचाओ यात्रा के बाद हम आंदोलन करेंगे। इस संदर्भ में हम डीएम का घेराव करेंगे, NHAI घेराव करेंगे, उन तमाम लोगों का घेराव करेंगे जो इसमें शामिल है। नगर पंचायत बनाया गया था, सरायरंजन को नगर पंचायत बनाया गया था और सरायरंजन के लोगों से आज तक नहीं पूछा गया कि नगर पंचायत बनाए या ना बनाए। और सरायरंजन को नगर पंचायत बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हर गरीब के घर के आगे ये स्कैनर लगा दिया गया है, गरीब अमीर सबके आगे में ये स्कैनर लगा दिया गया है कि आप स्कैन कीजिए और बिहार सरकार को पैसा दीजिए। और 2023 से हाउस टैक्स लेने की योजना बनाई जा रही है। सवाल ये उठता है कि आप सुविधा ग्राम पंचायत का देंगे और टैक्स नगर पंचायत का देंगे, कैसे होगा? ये देखिए, ये शहरी क्षेत्र का नगर पंचायत का एक घर है जिसमें स्मार्ट मीटर कहां लगा हुआ है। आप समझ लीजिए कि किस अनुसूचित जाति का घर होगा या किसी गरीब ब्राह्मण का घर होगा। उस घर में इतना उसमें ताकत नहीं है उसके फट्टी में कि मीटर के वजन को संभाल सके। पिलर में लगा दिया गया है। और ये बिल जो ग्रामीण क्षेत्र है उससे 2 रुपया पर यूनिट ज्यादा होता है। क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि किसके दबाव में और किस स्वार्थ के लिए उन्होंने नगर पंचायत बनाया था और क्यों नगर पंचायत बनाया? और ये गरीब लोगों से, जो गरीब जनता है, उसे टैक्स के नाम पर दोहन किया जा रहा है। बिजली बिल दुगुना लिया जा रहा है, पानी के लिए बिल लिया जा रहा है, सफाई के लिए लिया जा रहा है। क्यों ऐसा किया गया? हाउस टैक्स लिया जा रहा है, चेवाड़ा कराने के लिए जमीन लिया जाता है, सर्कल रेट बढ़ गया है। आखिर क्यों ऐसा किया गया? किसके दबाव में किया गया? और जो सरायरंजन नगर पंचायत क्षेत्र है इसमें जो ठेका है, इस बात की जांच होनी चाहिए कि माननीय के इर्द गिर्द के लोगों को क्यों मिल रहा है। ये कैसा इत्तेफाक है कि ठेका माननीय के इर्द गिर्द के लोगों को मिल रहा हो, इसकी जांच की जानी चाहिए और पता होना चाहिए कि इसमें सत्यता कितनी है। सर, वर्तमान विधायक एक चैनल पे इंटरव्यू देते वक्त कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ है तो सरायरंजन विधानसभा है। ये मैं माननीय को कहता हूं, चुनौती देता हूं, एक दिन आइए और सरायरंजन पदयात्रा में शामिल हो जाइए और आप मुझे विकास की परिभाषा समझा दीजिए या आपके द्वारा किए गए विकास के कार्यों को बता दीजिए। और नहीं तो मेरे साथ आइए, मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या विकास किया है। आप बस चंद मुट्ठी भर हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में चंद 2-4 मुट्ठी भर लोगों के विधायक हैं। आप सरायरंजन के विधायक नहीं हैं, आप बस 2-4 लोगों के ही विधायक हैं। आपने विकास किसको कहता है आप जानते भी नहीं है। विकास का वो भी माननीय विधायक नहीं जानते हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं, मेरे साथ आए और सुबह से शाम तक एक दिन पदयात्रा में रहे और वो दिखा दे कि उन्होंने क्या विकास किया है, मैं उनका समर्थक बन जाऊंगा। सर, जमींदार वर्ग जो है वो बहुत ही खुश है कि नगर पंचायत होने से हमारी जमीन का रेट इत्यादि बढ़ गया है, सारी सुविधाएं मिल रही है। बिल्कुल गलत आपके पास जानकारी है। हर वर्ग इस बात से परेशान है। नगर पंचायत बनने से हर वर्ग परेशान है, कोई इससे खुश नहीं है। कैसे खुश रहेगा? उसको सब चीज में टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है और अभी चुनाव की वजह से किसी से टैक्स की तकादा नहीं हो रहा है, सिर्फ स्कैनर लगा दिया गया है। गरीब लोग तो जानते भी नहीं है कि उनका घर है, इसका उनको टैक्स भी देना होगा, उनको तो जानकारी भी नहीं है। माननीय विधायक जी के द्वारा इंटरव्यू में कहा गया है कि जो राजनीतिक समय में नाम मिल लीजिए भाई साहब, नाम मिल लीजिए, पता जी। उनके द्वारा कहा जाता है कि जो राजनीतिक टाइम में अपना रोटी सेकने के लिए जातिगत आधार पे अपना रोटी सेकने के लिए तरह तरह का क्षेत्र में घूम रहे हैं। जातिगत रोटी सेकने के लिए? कौन जातिगत रोटी सेकने की बात कर रहा है? मैं तो नहीं जानता हूं कौन ऐसा कर रहा है।
अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है। मैं तो विकास की बात कर रहा हूँ, मैं तो उनसे हिसाब मांग रहा हूँ कि 15 साल में आपने सारंजन का क्या विकास किया और 43-45 साल में आपने विद्यापति का विकास किया। अब विकास की फेहरिस्त बताइए। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ आपने विकास नहीं किया। आपने सारंजन के भविष्य को शोध दिया है, आपने 4 नदियों को सुखा दिया है, वाटर लेवल 325 फीट पर चला गया है, आपकी ये उपलब्धि है। आपने विद्यापति नगर के इकलौते कॉलेज को बंद कर दिया है, ये आपकी उपलब्धि है। अखाड़ा घाट को 13 साल में आपने नहीं बनाया, ये आपकी उपलब्धि है। आपने सारंजन को नगर पंचायत बनाकर यहाँ लूटने का काम किया है, ये आपकी उपलब्धि है। किस उपलब्धि की बात करते हैं? आप कहते हैं कि आपने नरगोगी हॉस्पिटल बना दिया, जो कि सरासर आप झूठ बोलते हैं। नरगोगी हॉस्पिटल आपने नहीं बनाया है। इसके बावजूद भी आज तक वहां इमरजेंसी सेवा क्यों शुरू हुई? ये नरगोगी के 1.5 किलोमीटर दूर का ये एक पासवान जी है। जब वो एक्सीडेंट हुए तो नरगोगी गए, वहां उनको बताया गया कि सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो समस्तीपुर एक निजी अस्पताल में गए जहां 1.5 लाख रुपया का बिल आ गया है उनको, और उनके पास व्यवस्था नहीं है। अब आप बताइए, ये विकास की हकीकत है? किसको विकास कहते हैं वो? और मैं उनको खुला डिबेट के लिए चुनौती देता हूं, कहीं भी वो अपना स्थान का चयन करें और मेरे साथ डिबेट करके मुझे बता दें कि उन्होंने क्या विकास का काम किया है। सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन किए हैं राम जानकी हॉस्पिटल, उसी दिन से जो है रोगियों को देखा जाता है। मैं जा रहा हूँ नरगोगी भी। नरगोगी को मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि नरगोगी बताया गया था कि नरगोगी को स्वर्ग बना दिया गया है और मैंने सोचा कि स्वर्ग सबसे अंतिम में जाऊंगा, तो मैं स्वर्ग की यात्रा करने वाला हूं 2 दिन, और वहां तमाम मीडिया बंधु को आमंत्रित करूंगा। मेरे पास वहां के लोग फोन कर रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं, और मंत्री जी के भ्रष्टाचार का उन्होंने एक चिट्ठा दिया है मुझे, जो मैं नरगोगी के मैदान में खोलूंगा। और आप तमाम लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप नरगोगी आइएगा और नरगोगी की वास्तविक हकीकत को जानिएगा। और अभी तो मैं यथार्थ जानने के लिए निकला हूं, इसके बाद मैं आंदोलन का रास्ता अपनाऊंगा और नरगोगी मेडिकल कॉलेज के आगे आंदोलन करूंगा। और मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि वो क्यों आपने लोकसभा चुनाव से पहले फायदा उठाने के लिए इसको जल्दीबाजी में उद्घाटन करवा दिया और अभी तक आपने सुविधा नहीं पहुंचाया है। ये मैं उनसे सवाल पूछूंगा, वो नरगोगी मेडिकल कॉलेज के सामने पूछूंगा। सर, मंत्री जी कहते हैं कि क्षेत्र का समस्या जो है उसको उजागर करिएगा आप लोग, तभी ना हम विकास कर पाएंगे। आप वोट लेने के लिए घर घर घूमते हैं और क्षेत्र की समस्या जानने के लिए, बताने के लिए 5,000 रुपया खर्च करके आपके यहाँ लोग जाएगा? आप कहाँ हैं? आपका घर कहाँ है? आप मिलते कहाँ हैं? आप 15 साल से सरारंजन में और 43 साल से विद्यापति नगर में आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपने एक घर बनाया है, कहाँ आपसे लोग रूबरू होने के लिए जाएंगे? कहाँ आपसे मिलने के लिए जाएंगे? पटना मिलने के लिए जाएंगे, जहां गांधी सेतु पर जाम लगा रहता है, 2 घंटा का लोग 6 घंटा में पहुंचता है। 5,000 रुपया भाड़ा लग जाता है खाना पीना आने जाने में, और 5 घंटा लगता है। 10 बजे से पहले जाएगा कोई तो मिलेगा। कौन गरीब के पास इतना कैपेसिटी है कि 5,000 रुपया खर्च के मंत्री जी के यहाँ जाएगा और जवाब में मंत्री जी जलेबी की तरह उसके सवाल को घुमा के लौटा देंगे? किसकी हैसियत है? मैं फिर कहता हूं कि माननीय विधायक सारंजन के चंद मुट्ठी भर लोगों के विधायक हैं, उससे ज्यादा उन्होंने दुनिया नहीं देखा है, सारंजन नहीं देखा है। माननीय मंत्री जी विजय चौधरी जी कह रहे हैं जब चुनाव के समय में एक ऐसा ताकत जो सारंजन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्या कुणाल कुंवर जी वह ताकत है जो सारंजन को तोड़ देंगे? ये तो हास्यास्पद बयान है उनका। क्यों सारंजन को तोड़ने की बात हो रही है? सारंजन को बचाने की बात हो रही है। जिस संगठित लूट और भ्रष्टाचार से सारंजन त्रस्त है, माननीय मंत्री इसका जवाब दे कि उसके संरक्षण करता वो क्यों बने हुए हैं। और मैंने कभी नहीं कहा है कि माननीय मंत्री चोर हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि माननीय मंत्री भ्रष्टाचारी हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि माननीय मंत्री भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा और मैं अपनी बात पर कायम हूं। और वो इधर उधर की बात न करें, बताए कि कारवां क्यों लुटा। वो जो इधर उधर की बात घुमा रहे हैं जलेबी की तरह, इनसे उनको निकलना चाहिए और उनको आना चाहिए मैदान में और दिखाना चाहिए कि उन्होंने क्या विकास किया है। सर, अभी तक आपने जिस मुद्दे पे आवाज जोर से बढ़ते हुए मंत्री जी कह रहे हैं कि जल्द ही चालू किया जाएगा। अब जल्द चालू किया जाएगा, लेकिन जिसका लेवल वाटर लेवल 325 फीट चला गया, उस वाटर लेवल को रिचार्ज करने में कितना समय लगेगा ये पूछ लीजिए। माननीय मंत्री बैंक में पीओ थे, उनको समाज शास्त्र भूगोल की जानकारी नहीं है। और जल संसाधन मंत्री बन जाने से किसी के पास जानकारी नहीं होता है। उनको डेटा का एनालाइज करना चाहिए और जो उनके अंदर में आईएएस हैं उनको कहना चाहिए कि बंद एसी से निकलो और जाओ क्षेत्र में और वहां से डेटा एनालाइज करके लाओ कि ये वाटर रिचार्ज कैसे होगा। सर, सवाल ये है कि 15-20 सालों से यहाँ के विधायक जी हैं,
और मंत्री भी है। इससे पहले क्यों नहीं काम किया गया था इन नदियों के ऊपर? आप जब आवाज उठाए तभी काम चालू करने की बात बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूं। और वो कहते हैं कि सिर्फ गाद निकाल देने से समस्या का समाधान हो जाएगा। ये कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। गाद निकालने से सिर्फ समस्या का समाधान नहीं होगा मंत्री जी, इसमें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा अध्ययन कीजिए और अपने जो आपके अंडर में आईएएस है उनसे कुछ रिपोर्ट प्राप्त कीजिए, और उसमें अगर आपको दिक्कत हो और आपको शब्द ना आए तो एक आध कॉल मुझे कर लीजिए या मुझसे आप मिल लीजिए, मैं आपको सुझाव दूंगा। उस सुझाव पर आप काम करेंगे तो नदियां पुनर्बहाल जरूर होंगी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है विद्यापति प्रखंड के, जो पेड़ के नीचे बच्चे को पढ़ाया जाता है। सर इस पर पहले आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने इस मुद्दे को मीडिया के साथियों को करके उठाया था। अब आप सोच कर देखिए कि वो 43 साल से उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप ये सोच कर देखिए कि वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और इसके बावजूद भी, और एक स्कूल नहीं है, ऐसे दर्जन भर स्कूल है जिसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या वो कभी उस स्कूल पर गए हैं? मंत्री जी कह रहे हैं बमौरा में 40 से 45 साल पुराने भवन छत नहीं था तो हम ही बनवाए थे। अभी बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं तो अगर भवन है वहां पर तो माननीय मंत्री को कहिए कि उस हेडमास्टर पर कार्रवाई करेंगे कि क्यों बच्चे को पेड़ के नीचे पढ़ाता है। और अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि माननीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि सरारंजन में जो विकास है वो खास करके हम लोगों के लिए है, जो शिक्षा, दवाई, सिंचाई, रोजगार जितने भी है, बाकी गरीब गुरबा के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। अरे किसी के लिए नहीं है भाई, समाज के किसी वर्ग के लिए नहीं है। और मैं आपको कह देता हूं कि माननीय मंत्री ने हर वर्ग के को छला है, ठगा है। सवर्ण समाज को जितना इन्होंने ठगा है किसी समाज को नहीं ठगा है। हर वर्ग को, हर समाज को इन्होंने ठगा है। वो डेटा क्यों नहीं पेश करते हैं कि कितने सवर्ण समाज के युवाओं को रोजगार उन्होंने लगा दिया, कितने पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोगों को रोजगार लगाया, कितने अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार लगाया। कैसी बात कर रहे हैं? अगर हाउस टैक्स लगेगा तो सभी समाज के लोगों को लगेगा, सवर्ण को भी लगेगा, अनुसूचित जाति को भी लगेगा, पिछड़ा, अति पिछड़ा को भी लगेगा। तो लूटने और खसोटने का काम हर वर्ग के साथ किया है, हर वर्ग को चला है। आज जो जकरा में बीचों बीच सड़क का निर्माण कराने का जो योजना लेकर आया है वो किसको छल रहे हैं? ये किसके पैर में कुल्हाड़ी मारा जा रहा है? ये हमारी पद यात्रा से नहीं है, ये सरारंजन के लोगों की वजह से उनकी नींद उड़ी है। और मैं फिर आपको कह देता हूं, चुनाव में तो अभी समय है 8 महीना 9 महीना। आप मेरी बात को याद रखिएगा, मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि ये पहले अपने लोगों को बलि का बकरा बनाएंगे, ये लोगों को बलि देंगे, कहेंगे कि अमुक आदमी गलत था, अमुक आदमी गलत था, मैंने उनको हटा दिया, और उसके बाद ये क्षेत्र छोड़कर चले जाएंगे। आप इंतजार कीजिएगा और देखते रहिए। सर आप मियारी में गए थे, कुछ लोग रोके कह रहे थे कि कुछ लोग के द्वारा धमकी दिया जा रहा है जमीन खाली कर। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि मैं एक सामान्य आदमी हूं। लोग मुझे पकड़कर रोने लगते हैं, लोग इंतजार करते रहते हैं कि वो अपनी समस्या हमसे साझा करें, लिखकर हमारे पास पहुंचाते हैं। मतलब मैं आपको कह नहीं सकता हूं, मेरा डायरी भर जाता है, मेरा पूरा डायरी भर जाता है उनकी समस्याएं लिखते लिखते। मैं परेशान हो जाता हूं, 2-2 डायरियां मेरी भर चुकी हैं। लोग लगातार मिल रहे हैं और उनको एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि मैं कुछ कर दूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरी एक सीमा है, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन कोशिश हर मुद्दे पर करूंगा कि मैं उसका समाधान कर सकूं। और समाधान अगर सही तरीके से नहीं होता है तो हम आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। तो बबलू एक्ट तो सुन रहा हूँ, लेकिन बबलू टैक्स भी मार्केट में बहुत जगह। बिल्कुल, अभी तक तो हम ये सुन रहे थे कि बबलू एक्ट से लोग परेशान हैं, लेकिन जब सरारंजन में मैं इंटर किया हूं तो कई व्यवसायी हमसे मिले हैं और कह रहे हैं कि यहाँ बबलू टैक्स भी लिया जा रहा है, प्रोटेक्शन मनी के तौर पर बबलू टैक्स भी लिया जाता है। दलसिंह सराय के भी एक विद्यालय संचालक हैं, बड़े रेपुटेड लोग हैं, उनसे भी मोटा रकम लिया जाता है। ऐसे तमाम लोग हैं और मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ और इस पर भी मैं बात करूंगा।